Hello, welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am पवन पाटीदार and I welcome you to my YouTube channel. पहली न्यूज़ डिस्कस कर लेते। मेट्रोपॉलिटन एक्सचेंज ऑफ इंडिया 238 करोड़ रेस करने वाला है। इसके लिए वो अपनी फ्रेश इक्विटी इशू करेगा। अब इसमें 4 कंपनी है जो इन इक्विटी को परचेस कर रही है। बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर प्राइवेट लिमिटेड जो ग्रो की पेरेंट कंपनी है, ग्रो प्लेटफॉर्म है उसका। रैन मैटर इन्वेस्टमेंट जो कामत ब्रदर्स की इन्वेस्टमेंट फर्म है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ लिमिटेड जो बीएसई में लिस्ट है, फाइनेंशियल सर्विस फर्म है। सिक्योरो कॉर्प सिक्योरिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये भी सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग कंपनी है। तो टोटल मिला के इस एक्सचेंज में जो पैसा इन्वेस्ट होने वाला है ना, वो फाइनेंशियल फर्म्स का ही होने वाला है। इसमें 1.19 बिलियन इक्विटी शेयर्स मिलेंगे ₹2 के प्राइस में। अभी अप्रूवल के लिए पहुंच गया, जब भी अप्रूवल होती है ये डील फाइनल हो जाएगी। जैसे एनएसई और बीएसई एक्सचेंज है ना, वैसे एक एमएसई भी एक्सचेंज होता है और वो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहा है फंड के लिए। अगर वो एक्सचेंज आ जाता है तो उसकी भी एक एक्सपायरी आएगी। एक एनएसई, एक बीएसई, एक एमएसई, मज़ा आ जाएगा। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। अजिंक्य रहाणे ने प्रॉक्सीज में $3 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं सीरीज ए राउंड में। अब इसमें पहले से ही नितिन कामत, सुनील शेट्टी, विनोद दुग्गर और मनीष पटेल इन्वेस्टर्स हैं। ये कंपनी स्मार्ट हेलमेट और इंडस्ट्री के आईओटी सॉल्यूशन बनाती है। एक्चुअली मैं खुद सोच रहा था कि जो हेलमेट वाला सेगमेंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो सकता है। मैंने कुछ वीडियोस भी देखी है जहाँ पर अगर कोई आदमी गिरता है तो ऑटोमेटिकली वो नेक पे कुछ पहन के जाता है, वो खुल जाता है और हेलमेट की तरह एक्ट करता है। एक वो टेक्नोलॉजी आ सकती है। एक आपके पास जो एग्जिस्टिंग हेलमेट है उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आप उसको खोलते हैं, निकालते हैं तो आपको गाड़ी पर रखने के लिए कहीं नहीं जाता, तो एक एसेसरीज बन जाएगी या फिर एक ऐसा हेलमेट बने जो बाद में फोल्ड भी हो सके, समथिंग लाइक दैट, ताकि उसको हमको कैरी करने में ईजी हो और वो मल्टीपल यूज़ में हो जाए, मतलब उसका कुछ और भी चीज़ बन जाए। या फिर जो बाइकर लोग हैं वो क्या करते हैं, उस हेलमेट में कुछ कैमरा लगाते हैं, तो हो सकता है इन दोनों के कॉम्बो में भी कुछ प्रोडक्ट बन सकता है। और हो सकता है उसमें कुछ एआई या फीचर्स आ जाए, जैसे डायरेक्टली उसके अंदर ही हेडफोन हो तो आप बात भी कर पाएँ, आप कॉल भी कर पाएँ, और वहाँ पर जो स्क्रीन रहती है उसको नीचे किया तो आप मूवी भी देख पाए। ये बात मैंने मजाक मजाक बोल दी, इसको सीरियस मत लेना प्लीज। इससे पहले आजिक्य रहाणे ने मेरा किसान और हडले में भी इन्वेस्ट किया था। इस कंपनी का रेवेन्यू 50 करोड़ से ग्रो हुआ है इस साल। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। जोहो एक कंपनी को बैक करता है, साइलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। वो कर्नाटका में अपना प्लांट लगाने वाले हैं और उसके लिए 3,425 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये मैसूर के नियर लगाया जाएगा। ये प्लांट अराउंड 40 एकड़ में लगाया जाएगा और इसके थ्रू 460 जॉब क्रिएट होगी। इसमें जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड फैब्रिकेशन होगा और इसमें कुछ और भी चीज़ें की जाएगी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। टाटा कैपिटल जो टाटा ग्रुप का फाइनेंशियल आर्म है वो आईपीओ लेके आने वाला है और उसका आईपीओ 15,000 करोड़ रुपए मार्केट से रेस करने वाला है। अब यूजुअली जब कोई आईपीओ लेके आता है तो इसलिए लेके आता है क्योंकि उसको मार्केट से पैसा रेस करना होता है, बट यहाँ पर थोड़ी कहानी डिफरेंट है। आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसी को मैंडेटरी किया है कि उनके शेयर मार्केट में होने ही चाहिए सितंबर 2025 से पहले, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। अगर इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 34% इंक्रीमेंट हुआ है इनकी रेवेन्यू में, और अगर अमाउंट की टर्म में बात किया जाए तो 18,178 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर 12% का नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट है और अभी ये 3,315 करोड़ हो गया है। जैसे ये न्यूज़ आई, टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर्स 12% से जमकर। बट आईपीओ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि मुझे भी पता चल गया कि टाटा की भी कोई आर्म है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड यानी जीईएमएल आईपीओ लेके आने वाली है और मार्केट से 1,000 करोड़ रुपए रेस करने वाली है। आप सभी ने एम्पियर के स्कूटर देखे हैं, इलेक्ट्रिक वाले स्कूटर, या उनके बारे में सुना है? तो उनके पीछे जो कंपनी है वो जीईएमएल ही है, मतलब इनडायरेक्टली जीईएमएल ही एम्पियर को ऑन करता है। इसमें 18.9 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल रहेंगे। इसमें ग्रीव्स कॉटन जो प्रमोटर थे उनके 5.1 करोड़ ऑफर फॉर सेल रहेंगे और अब्दुल लतीफ़ जमील ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस के 13.8 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल रहेंगे। ये प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी करेंगे जिसके थ्रू ये 200 करोड़ रुपए रेस करेंगे। अब प्री आईपीओ प्लेसमेंट होता क्या है? आईपीओ लेके आने से पहले वो लोग सारे इन्वेस्टर्स को और सबको कांटेक्ट करेंगे कि जो भी हमारे शेयर्स लेना चाहता है वो ले सकता है। अब जो शेयर मार्केट में प्राइस लिस्ट होगा उससे कम प्राइस में इन सबको शेयर्स मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिनका नाम चलता है इंडस्ट्री में, अगर उन्होंने किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो कंपनी अच्छी है और उसके बाद आईपीओ आएगा। अब 1,000 करोड़ ये जो मार्केट से रेस करने वाले हैं, इसको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, बैटरी असेंबली के लिए और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन के लिए और डिजिटाइजेशन के लिए खर्च करेंगे। किसमें कितना कितना खर्च करेंगे वो आपको स्क्रीन पर विजिबल है। अभी भी मैंने इनकी न्यूज़ कवर की थी। वैसे तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू वाइज ज़रूर ये ग्रोथ में है,
बट ओवरऑल ये लॉस कर रही हैं और लॉस कुछ रिड्यूस भी किया है इन्होंने। अब मुझे पता नहीं ये लॉस करने वाली कंपनी भी आईपीओ में क्यों आ रही है और कौन लोग हैं जो इसमें पैसा लगा रहे हैं। रेवेन्यू वाइज इसकी बात की जाए तो H1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसने 611 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो पिछले साल 302 करोड़ का हुआ करता था। यार मेरा एक मानना है कि जो भी मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ पर खर्चा नहीं कर सकते, वो इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर फ्यूचर में कुछ भी चीज़ें होती है तो हम लोग उस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर पाएँ, ताकि हमारे जो हार्ड अर्न मनी है वो बच जाए और हमारा इलाज भी हो पाए। इवन मैंने भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए आपको अपनी सारी चीज़ें बतानी पड़ती है और वो जो भी टेस्ट देते हैं वो सब करवाने पड़ते हैं। अब इससे जुड़ी हुई अगली न्यूज़ है, 26,000 करोड़ के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। और अगर पिछले साल की बात करें तो 21,861 करोड़ के ही हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट हुए थे। मतलब इस बार 19.1% ज़्यादा रिजेक्ट हुए हैं। अब अगर ये जेन्युइनली हुए तो कोई बात नहीं, बट अगर इसमें भी कंपनी खाली पैसा सेव करने के लिए अगर रिजेक्ट कर रही है तो ये बहुत बड़ा बैकफायर करने वाला है उनकी कंपनी को, क्योंकि लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस से विश्वास ही उठ जाएगा। अब इसमें उन्होंने कुछ रिजेक्शन के रीज़न दिए हैं कि 36% जो रिजेक्ट हुए हैं वो इसलिए रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि वो पॉलिसी टर्म में फिट नहीं बैठते थे। 19% इसलिए रिजेक्ट हुए क्योंकि उन्होंने कस्टमर से कुछ जानकारी मांगी थी जो वो नहीं दे पाए। बाकी जो रिजेक्ट हुए वो हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, एक्सक्लूडेड ट्रीटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज। अब मुझे पता नहीं इसमें कितना ट्रूथ है। अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और क्यों हुआ है वो भी बताइए, ताकि हम सब लोग भी उससे सीख सके और आगे वो गलती ना करें। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रख लेना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप पॉलिसीज़ को समझ लें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब और कितना पैसा मिल सकता है, और आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन करने वो पूरा कंप्लीट करिए। और जो भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसमें कुछ वेटिंग पीरियड रहता है, तो उसके हिसाब से ही आपको अपने क्लेम सबमिट करने हैं। और बहुत बार जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंसिस्ट करती है कि जब भी आप कोई ट्रीटमेंट लेने जाएं तो पहले हमसे ऑथराइजेशन ले ले, ताकि हम लोग बता पाए कि हम आपको पैसा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं होगा आप पहले ट्रीटमेंट करा, आप बोले हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, और जब आप पैसा मांगने जाए तब वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। पार्ले जी का प्रॉफिट 1606 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल 743 करोड़ रुपए हुआ करता था। यार इस ब्रांड को मैं बचपन से देख रहा हूँ और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही करता जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि ये लोग प्राइस रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये उसका वेट रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब एक पार्ले जी में अगर पहले 10 बिस्किट आते थे तो इन्होंने 9 किए, 8 किए, 7 किए, और सेम स्ट्रेटजी अभी तक काम कर रही है। अब मैं लोगों को बोलता हूँ कि सेम स्ट्रेटजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइए, अब मल्टीपल स्ट्रेटजी खोजें, क्योंकि कभी वो नहीं काम करेगी तो आपकी दूसरी स्ट्रेटजी भी काम कर सकती है। अब इनकी प्रॉफिट की बात करें तो 1606 करोड़ हो गया है, जो पहले 743 करोड़ हुआ करता था। अभी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 14,349 करोड़ हो गया है, जो पहले 14,068 करोड़ हुआ करती थी। मतलब इसमें 2% का इंक्रीमेंट आया है। वहीं पर इनके एक्सपेंसेस की बात करें तो 2.54% से रिड्यूस हुए हैं और अभी वो 12,979 करोड़ हो गए हैं। इसके अलावा इनकी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट थी ना, वो 3.23 से बढ़ती हुई दिखी है। इस साल इन्होंने 442 करोड़ रुपीस एडवर्टाइजिंग में स्पेंड किए हैं। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। आप में से कितने लोग हैं जो एक ही मोबाइल में 2 सिम कार्ड यूज़ करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी इनमें से एक हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए है। ट्राइज ने सिम कार्ड वाली कंपनीज को बोला है कि आप वॉइस ओनली वाले टेरिफ निकाल के लेके आइए, क्योंकि जब ट्राई ने स्टडी किया तो उनको पता चला कि 150 मिलियन लोग ऐसे हैं जो या तो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, या फिर सीनियर सिटीजन है, या फिर उनके पास मल्टीपल डिवाइसेस है, या फिर एक ही डिवाइसेस है और 2 सिम यूज़ करते हैं। तो उनको डेटा की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ये डेटा पैक उनको चिपकाया जा रहा है और प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। अब इसको लेकर ये एक्शन लिया गया है और सारी कंपनियों को बोला गया है कि जनवरी 2025 से पहले ये इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। क्या होगा अगर फ्यूचर में चाइना सैटेलाइट से हमको इंटरनेट देने लग जाए, फ़ोन कॉल की सुविधा देने लग जाए, तो क्या हम इन कंपनीज पर रिलाई करेंगे? या हो सकता है इंडिया की कोई कंपनी हो जो सैटेलाइट से सब चीज़ें देने लग जाए। यार कहीं ना कहीं इनको एक ट्रस्ट फैक्टर लेके आना होगा इनके कस्टमर्स के बीच में। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। शीन ने कैजुअल वुमेन वेस्टर्न वियर लॉन्च कर दिया है इंडिया में, और वो एजियो पर अवेलेबल है। 4.5 साल बाद ये कंपनी वापस आई है। ग्लोबल मार्केट में इनकी अच्छी प्रेजेंस है, इनका अच्छा नाम है, तो जो भी वेस्टर्न वियर करते हैं वहाँ पर जो भी फैशन चल रहा है उनको अच्छा नॉलेज होता है। और इसको मैंने कुछ न्यूज़ पहले कवर भी किया था कि रिलायंस ने इसमें कुछ एक्विजिशन भी किया है। चलिए तो देखते हैं अब ये कहानी कहाँ तक जाती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। जोमेटो ने वैल्यूएशन की टर्म में ओवरटेक किया है मारुति और HUL को। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। जोमेटो हमारे सामने शुरू हुआ, हमारे सामने ग्रो हुआ, और उसने जो स्टेब्लिश कंपनी थी, जो सालों से स्टेब्लिश कंपनी थी, उससे भी ज़्यादा वैल्यूएशन कर ली। इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.64 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। इंडिया में ये 28th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, और अभी इन्होंने सेंसेक्स में भी एंट्री मार ली है। मतलब सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनी होती है ना, उसमें एक जोमेटो भी आ गया है।
और इसका वेटेज 2.77% है। इनका आईपीओ आया था जुलाई 2021 में, 76 रुपीज़ पर शेयर, और अभी इनका प्राइस चला गया 274 रुपये पर शेयर, मतलब 3.5 गुना इनके प्राइस बढ़ गए हैं। अब जब कोई कंपनी इतना बड़ा नाम करती है और सेंसेक्स 30 में आती है तो उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट करना चालू कर देते हैं और उसका अच्छा खासा नाम हो जाता है, तो इसका बेनिफिट तो जोमेटो को मिलेगा ही मिलेगा। और इनका एम है कि निफ्टी 50 में भी आए आगे चल के। अब देखते हैं कि आती या नहीं आती। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या जोमेटो निफ्टी 50 में आ पाएगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पतंजलि के खिलाफ केस कर दिया है कि पतंजलि अपने एडवर्टाइजमेंट में ये बोल रहा है कि हमारा च्यवनप्राश ही आयुर्वेदिक च्यवनप्राश है, बाकी सब आयुर्वेदिक नहीं है। डाबर च्यवनप्राश इंडस्ट्री में 61.6% शेयर ऑन करता है। अब चूंकि वो इतना बड़ा शेयर ऑन करता है तो उसको ज़्यादा हिट भी हुई, इसको लेकर वो कोर्ट में चला गया। अब एक्चुअली क्या है, 2017 में भी ये आवाज़ उठाई गई थी। इस बार क्या होता है वो देखते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था तो मेरे दादाजी च्यवनप्राश लाते थे, मेरी मम्मी मुझे खिलाती थी, वो सोचती थी कि हेल्दी है, बट मुझे अभी पता चला है कि उसमें बहुत सारी शुगर होती है एंड इट्स नॉट दैट हेल्दी। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। एडटेक लीड ने 143 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल 321.9 करोड़ हुआ करता था। हाँ, इनके लॉस में डिक्लाइन आया है 55% का। वहीं पर इनकी रेवेन्यू है वो 28.6% बढ़ी है, जो इस साल 351 करोड़ रुपए हो गई। इन्होंने अपने एक्सपेंस भी 17% से रिड्यूस किए हैं और एम्प्लॉय कॉस्ट को भी 39% से घटाया है। इनका कैश बर्न भी 65% कम हुआ है। अब जितनी भी एडटेक फर्म है, मतलब जो भी एजुकेशन के अराउंड कंटेंट बनाती, जो पहले ऑनलाइन में आए थे, लेट इट बी अनअकैडमी, लेट इट बी लीड और एनी प्लेटफॉर्म, में सब में देख रहा हूँ कि ये लोग मार्केट में इन्वेस्टर्स को लेके आए और लॉस रिपोर्ट किया और अब ये उस लॉस को कम कर रहे हैं। और कम करने के लिए इन्होंने क्या किया पता है? जो ऑनलाइन का बिजनेस था ना उसको रिड्यूस किया और ऑफलाइन प्रेजेंस चालू की। मतलब सब जगह एक ही चीज़ देखने को मिल रही है। तो हो सकता है किसी ने इनको बताया हो कि ये चीज़ें ज़्यादा काम करती है इसलिए इसमें जा रहे हो। पहले हम नाम बना लेते हैं, उसके बाद हम इंस्टीट्यूट तो खोल ही लेंगे, क्योंकि पैसा तो आ ही गया है ना इन्वेस्टर से। और अगर हम पहले इंस्टीट्यूट सेटअप करते कहीं लेके तो हमारे पास पैसा ही नहीं था, फिर नाम बनाने जाते तो कितना टाइम लग जाता। तो इट्स अदर वे अराउंड। अब ये जो लीड कंपनी है ना, इन्होंने 8000 स्कूल से टाइप भी कर रखा है कि आपको हम अपनी चीज़ें सस्ते में या फिर फ्री में प्रोवाइड कर। इन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था पिनेकल करके रिसेंटली, जो प्रीमियम स्कूल को टारगेट करके किया गया था। अगर आप में से किसी ने परचेस किया है तो मुझे इसका फीडबैक जरूर बताइएगा। इन्होंने अभी तक $172 मिलियन की फंडिंग उठाई है मार्केट से। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। बिरयानी बाई किलो ने 70 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है इस फाइनेंशियल ईयर में। पहले वो 100 करोड़ हुआ करता था, जिसमें 29.7% का डिक्रीमेंट आया है इस साल। अभी जब मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ कवर की थी क्लाउड किचन की, वो भी लॉस में था। मतलब जो लोग भी फंड रेज कर रहे हैं, क्लाउड किचन हो गया, एडटेक हो गया, वो सब लॉस में थे और अभी वो प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जा रहे हैं। उनकी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है बट उनका प्रॉफिट उस हिसाब से बढ़ नहीं पा रहा है। इनका भी जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 22.9% बढ़ा है और इस साल वो 268 करोड़ हो गया है। इनके टोटल एक्सपेंसेस बढ़े हैं और 346 करोड़ हो गए। इन्होंने अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को 11.4% से रिड्यूस किया है और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को भी 15.2% से कट किया है। इन्होंने कुछ टाइप किए जिससे इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो भी 16.8% से डिक्लाइन हुआ है। इन्होंने एक्चुअली रिसेंटली $2 मिलियन की फंडिंग उठाई थी नवंबर 2024 में पल्सर कैपिटल से। अभी तक बात करें तो इन्होंने टोटल $55 मिलियन की फंडिंग उठाई है। इस कंपनी का वैल्यूएशन 840 करोड़ रुपीज़ है, मतलब $105 मिलियन। अब इस साल तो सब लोग लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं, अगले साल देखते हैं कि क्या होता है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। मैंने कवर किया था कि चैट जीपीटी ने अपना एक्सेस व्हाट्सएप के ऊपर भी प्रोवाइड कर दिया। अब व्हाट्सएप वालों को मिर्ची लग गई, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका जो मेटा जो गोल गोल वाला था ना, ब्लू वाला, वो लेके आए हुए थे। वहाँ पर इमेज जनरेशन हो रहा था, वो आपके आंसर दे रहा था। अब उसी प्रोडक्ट के कंपटीशन में उन्होंने चैट जीपीटी उतार दिया और वो भी व्हाट्सएप पे, मतलब उनका प्लेटफॉर्म और ये ले जा रहा है जनता। अब देखते हैं इनकी राइवलरी में कहानी कहाँ तक जाती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। इंडिया और वियतनाम के बीच में $700 मिलियन की डील फाइनलाइज होने वाली है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर। यार ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो चलता है, जो भी हम लोग हिस्ट्री से लेसन लर्न किए, उसमें यही पता चला है कि जो भी कंट्री डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती है ना, वो सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। और अच्छा है अगर हमारी मिसाइलें बिक रही है और अच्छी टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड वाइड ये यूज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को फ़ायदा तो होगा ही होगा। मैं तो ये आशा करता हूँ कि जो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ग्रो करे कि वर्ल्ड में डिमांड में रहे, ताकि हमारी इकोनॉमी बूम करे और हमारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। BSNL एम कर रहा है कि 2027 तक वो प्रॉफिटेबल हो पाए। अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में 5367 करोड़ रुपए का इन्होंने लॉस किया है और वो एम कर रहे हैं कि 2027 तक हम लोग इस ट्रेंड को रिवर्स कर देंगे और 558 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे। यार ये हंसने वाली बात है यार। इन्होंने अपना लॉस अनाउंस किया तो कैसे अनाउंस किया कि हम लोग 2027 में प्रॉफिटेबल होंगे, हमारा लॉस ये चल रहा है। अजब ही टेक्निक है भाई।
बहुत सारे लोग क्या है कि लॉस अनाउंस करते हैं, फिर बोलते हैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर इसको हमने कॉस्ट कट किया, ये हमारी फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री है कि इसके थ्रू हम लोग प्रॉफिट अचीव करेंगे। इन्होंने वैसा कुछ नहीं बोला, चल रहा है जो भी चल रहा है। अब इन्होंने जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन दिया है वो 24,000 करोड़, 28,000 करोड़, 33,000 करोड़, मतलब 25, 26, 27 जो फाइनेंशियल ईयर होने वाले, ऐसा कुछ दिया है। अब प्रोजेक्ट करने में तो कुछ भी कर सकते हैं यार, कोई मनाही थोड़ी है। इनका कहना ये है कि इनका जो मार्केट शेयर जो भी 7.4% है, वो इसको 25% तक ले जाएंगे 2025 तक। एक्चुअली जो इनकी रेवेन्यू की बात की जाए तो 1% से बढ़ी है, और इनका जो नेट लॉस है ना वो थोड़ा रिड्यूस होता हुआ दिखा है। पिछले साल जो इनका लॉस था वो था 8,161 करोड़, जो अभी 5,367 करोड़ हो गया है। अब देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। ये न्यूज़ टेलीग्राम की होने वाली है, और इस साल वो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लिया है और $1 बिलियन की अचीव की। ये हुई ना बात यार। टेलीग्राम में काफ़ी बहुत अरसे से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे उसका एक्सपीरियंस अच्छा लगा। हाँ, अभी उन्होंने कुछ रिसेंट फीचर्स जो लेके आए हैं गवर्नमेंट के दबाव में, वो उतने अच्छे नहीं है, बट बहुत अच्छा लगा मुझे ओवरऑल। हाँ, वहाँ पर कुछ इलीगल चीज़ें होती है, दैट शुड नॉट हैपन, बट मैं बोलता हूँ वो व्हाट्सएप से भी अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से। और मेरा मानना तो ये भी है अगर वो अपने डेटा पे किसी एआई को ट्रेन करेंगे ना तो नेक्स्ट लेवल जाएगा। इसके बारे में भी उनको कुछ सोचना तो चाहिए। एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने टेलीग्राम प्रीमियम लॉन्च किया था 2022 में, और इस साल इनके जो प्रीमियम कस्टमर है वो 12 मिलियन लोग हैं। अब सोच लो कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसके अलावा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट से भी रेवेन्यू कमाया है। हाँ, छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट इज ओके। इसके अलावा इनके पास $500 मिलियन कैश रिजर्व पड़ा है, क्रिप्टो करेंसी को छोड़ दे तो। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो अच्छी है। 900 मिलियन अकाउंट है टेलीग्राम पे, जिसमें खाली 12 मिलियन अकाउंट ही प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे हैं। तो अब आप सोच लीजिए इनके पास पोटेंशियल कितना है। दैट्स इट गाइस फॉर टुडेस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।